नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जय हिंद पर। और आज का जो विषय है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 30 हमेशा से कुछ ना कुछ को लेकर विवादों में बना रहता है। तो चलिए आज हम अनुच्छेद 30 की पूरी जानकारी को यहाँ पर आपसे साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ विवरण दे देते हैं कि अनुच्छेद 30 है क्या। तो इसमें जो है, जो माइनॉरिटी है उनको अपने हिसाब से स्कूल्स की स्थापना करने का अधिकार मिलता है। साथ ही साथ वो स्कूल का प्रशासन भी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब इसका हम थोड़ा डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट होता है, प्रशासन, वो भी वो वहाँ पे खुद से करेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर अंतर नहीं कर सकता है कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी जब राज्य सरकार सहायता देगी तो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि ये जो संस्था है ये माइनॉरिटी है या माइनॉरिटियों का है तो हम इनके साथ भेदभाव करेंगे। वो सबको समान रूप से सहायता देगी। अगर हम अनुच्छेद 30 की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो जब इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे है, जहाँ पे हम क्लियर आपको बताते हैं कि समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान अनुच्छेद 30 में शामिल है। धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और प्रबंध करने का अधिकार है। साथ ही साथ अगर हम तीसरे पॉइंट को आएंगे, यहाँ देखेंगे कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि समुदाय के बजट से अधिक ना हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या रद्द ना किया गया हो। अनुच्छेद 30 में साथ ही साथ एक स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए भी एक उपधारा है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश की सरकार धर्म या भाषा की वजह से किसी भी अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो ये है कुछ अनुच्छेद 30 की विशेषताएं। और जहाँ विशेषताएं हैं तो वहाँ कुछ आलोचनाएं भी होगी, कुछ कमी भी होगी। तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कमी है वो है कि भारत में जातीय और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 30 को विभिन्न धाराओं के साथ शामिल किया गया था। तो वहीं साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ कमियां भी हैं जिसका हम यहाँ पे बात आपसे कर रहे हैं। तो वास्तविक तथ्य यह है कि अल्पसंख्यकों के पास स्थापित शैक्षिक संस्थानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। यानी यहाँ पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसका अर्थ यह है यहाँ की सरकार किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप किसी भी स्थिति में यहाँ पे नहीं कर सकती है। साथ ही साथ इसके गठन और साथ ही साथ प्रबंधन पर भी पूरा नियंत्रण जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। इस कारण से किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होने के अगर होगा यहाँ पे तो सरकार यहाँ पे किसी भी तरह का ना हस्तक्षेप कर सकती है, ना यहाँ किसी भी तरह का नियंत्रण कर सकती है। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा अधिनियम के अनुसार गरीबों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने की छूट देता है, जो भारत के संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों के विपरीत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर स्कूल में ये कहा जाता है कि आप 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको रखो, लेकिन यहाँ पे उनको इस चीज़ से भी छूट मिल जाती है। साथ ही साथ इसके हम चौथे पॉइंट को देखें। इसके अलावा अनुच्छेद 30 की धारा 1A के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने की बाध्यता अल्पसंख्यक संस्थानों की नहीं है। यानी कि जो हमारे पिछड़े यानी जो SC ST हैं उनके लिए जो सुविधाएं हमारी सरकार देती है वो इन संस्थाओं को देने की ज़रूरत नहीं है, या एक तरह से यही बोल सकते हैं कि ये संस्था नहीं देते हैं। एक बार फिर भारतीय संविधान के अनुसार यह पिछड़े वर्गों के अधिकारों का खंडन करती है, जबकि यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है और यह वास्तव में गैर अल्पसंख्यकों को नकारते हुए अपने संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने का मौलिक अधिकार है। यानी यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा जो SC ST के लोगों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सारी सुविधा इन संस्थानों में उनको नहीं मिलती है। साथ ही हम इसके अगले पॉइंट की बात करें, जहाँ अल्पसंख्यक संस्थान पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वही हिंदू संस्थान जो होते हैं वो सरकार के हस्तक्षेप का उनको सामना करना पड़ता है। अभी एक आध साल पहले आपने सुना होगा कि बंगाल में कुछ विद्या मंदिर के स्कूल थे, उनको ममता दीदी ने बंद करवा दिया था। तो भारत के सभी नागरिकों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश करते समय अनुच्छेद 30 जो है वह सांप्रदायिक असंतुलन को बढ़ावा देता है, दे सकता है नहीं, बढ़ावा देता है। साथ ही साथ अगर हम इसके छठे पॉइंट की बात करें, दुर्भाग्य से अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के सहिष्णु दृष्टिकोण को प्रदान करता है, लेकिन यह प्रोत्साहित करने वाला नहीं है जैसा कि इसे होना चाहिए।
अनुच्छेद 30 के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुमत के अलगाव में संविधान का संपूर्ण उद्देश्य और नागरिकता का लोकाचार यहाँ पे खोसा जाता है। अगर हम अनुच्छेद 30 की प्रासंगिकता की बात करें तो इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 जो है उसने एक खतरनाक उदाहरण स्थापित किया। इस तथ्य की या शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासन का अधिकार देता है को गंभीर चिंता के साथ देखा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सरकार एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के शासी निकाय के गठन और प्रबंधन पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण लागू नहीं कर सकती, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। यहाँ तक कि घोर भ्रष्टाचार की स्थिति में भी अगर इन संस्थानों में कितना भी भ्रष्टाचार हो जाए, यहाँ पे सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ना यहाँ का मैनेजमेंट संभाल सकती है, जो कि एक ही बहुत ही बुरी बात है। साथ ही साथ खंड 1 की गंभीर आलोचना हुई है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक संस्थानों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के दायित्व से भी मुक्त करता है। यानी कि जो बाकी स्कूलों में 25% का जो रिजर्वेशन होता है उनके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, या उस संविधान के बिल्कुल विपरीत है जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को भी गरीबों के लिए 25% आरक्षित करने की जिम्मेदारी से मुक्त करता है, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट है। हालांकि अनुच्छेद 30 का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अल्पसंख्यकों के साथ असमान व्यवहार ना हो, लेकिन वास्तव में यह ऐसे कानून के रूप में देखा जाता है जो गैर अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार से वंचित करता है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 30 देश को धर्म के आधार पर विभाजित करता है, क्योंकि हिंदुओं द्वारा संचालित जो संस्थान होते हैं उन पे हमेशा सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसको समझने के लिए ऐसे भी आप समझते हैं कि भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, या एक तरह से उन पे डायरेक्ट सरकार का अधिकार है, जबकि अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे सरकार प्रोत्साहित करती है। वहाँ के जो मौलवी होते हैं या जो भी होते हैं उनको यहाँ तक कि मासिक वेतन तक दिया जाता है। जबकि यही बात अगर अल्पसंख्यक संस्थान की बात करते हैं तो फुल आज़ादी का वो लोग मजा लेते हैं, ना सरकार हस्तक्षेप करती है, ना सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। ये सारी बातें अनुच्छेद 30 में बताई गई है। ये तो क्लियर है कि अनुच्छेद 30 कुछ लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों को उनके अधिकार से वंचित करता है। हाल के दिनों में हुए विकास से संकेत मिलता है कि सांप्रदायिकता असंतुलन बढ़ाने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि कई संस्थानों ने फ़ायदा उठाने के लिए अल्पसंख्यक स्थिति का दावा करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कि जब संस्थान में बहुत सारे लोगों ने देखा कि अल्पसंख्यक संस्थान बन जाने का बहुत सारा फ़ायदा है, तो उन्होंने खुद को कहना शुरू किया कि हम भी अल्पसंख्यक हैं और हमें भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि 30A, और साथ ही साथ एक और चीज़ हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं कि हमने एक चीज़ और बताया कि 30A के बारे में हमने बात किया था। संविधान में 30A जैसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हिंदुओं को स्कूलों में गीता या फिर वेद पढ़ाने से रोकती है। वो बिल्कुल गलत तथ्य है, उसमें कोई भी दम नहीं है। तो ये था आपका अनुच्छेद 30A। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।